गहलोत योर रीजनिंग मेंटर और इस शो में इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोगों की जिस भी एग्जाम की तैयारी चल रही है बहुत अच्छी चल रही होगी। एक नई वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी आई वुड से कि जानकारी लेकर आई है। रीज़न बहुत सिंपल है कि ये जो आपकी वैकेंसी है ये कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये है ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी, ठीक है, और वैकेंसी है बहुत ही हाई लेवल की, जहां पे आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और साथ ही साथ सेक्शन ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। जो इसका पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, आपके इसी चैनल पे कवर करेंगे और इसके लिए पेड बैच भी निकाला जा चुका है। मैं एक बात और अच्छे से आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। इस लेवल की बड़ी वैकेंसी है और मैंने ये भी ऑब्जर्व करा है इस साल कि बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आई है, खासकर हमारे ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आई है। एक आई थी आपकी डबल AI की कॉमन कैडर की वैकेंसी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपकी कॉमन कैडर की वैकेंसी आई थी, जो कि करीब करीब 13 लाख के पैकेज वाली जॉब थी। उसके बाद आपकी डबल AI ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी आई और इसी साल एक और वैकेंसी आपकी आ गई इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भी आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी थी। तो आप देख रहे हैं कि अगर ग्रेजुएट लेवल पे मैं देखूं तो बहुत वैकेंसीज हैं आप लोगों के सामने और IBACU का भी अभी आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी अभी 15 दिसंबर को इसका लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है। अब क्योंकि आज पहली क्लास है और इसको हम कैसे लेके चलेंगे, सेशंस को किस तरीके से आपके सेशंस करवाए जाएंगे, किस तरीके से कंडक्ट होंगी यहाँ पे सारी चीजें, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। आज मैं आपको एक छोटा सा, आज की क्लास इसलिए नहीं है कि आज हम पूरा एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास है कि किस तरीके से आपकी क्लास होगी, किस तरीके से आपको यहाँ पे हम चीजों को समझेंगे सीखेंगे। तो ये इसमें बड़ी-बड़ी जो 2 बातें हैं ना, पहले वो समझ लीजिए आप। क्योंकि आज बहुत सारा डाउट है बच्चों के भी दिमाग में कि मैम क्या फॉर्म है, कैसे फिल करें, कब फिल करें, कौन फिल कर सकता है, कौन नहीं फिल कर सकता। तो बहुत बेसिक सी जानकारी जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्टेड है, एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो एक बेसिक सी चीज सारे समझ ले ताकि सबको क्लैरिटी रहे कि हम करने क्या वाले हैं और ये कौन सी पोस्ट है। तो ये CSIR के अंतर्गत आपकी एक वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में 2 पोस्ट आपकी निकाली गई है। एक निकाली गई है आपकी सेक्शन ऑफिसर की और एक निकाली गई है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ठीक है। तो 2 पोस्ट हमारी है, सेक्शन ऑफिसर और ये आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मैं एक बड़ी चीज जो हाईलाइट यहाँ पे करना चाहती हूँ, ये आपकी ग्रुप बी पोस्ट है ना, ये ग्रुप बी पोस्ट है, ये भी आपकी ग्रुप बी पोस्ट है, लेकिन ये आपकी है क्या, गैजेटेड। ये क्या है, ये है आपकी गैजेटेड और ये है आपकी नॉन गैजेटेड। इतना काफी है शायद ये समझने के लिए कि ये किस लेवल की वैकेंसी आपकी है। कोई आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया आपसे, ठीक है, नो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। साथ ही साथ एज लिमिट की बात करूं तो एज जो है वो आपकी 33 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम एज जो है वो 33 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज के बारे में कुछ नहीं कह रखा है इन्होंने नोटिफिकेशन में। और क्योंकि जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है ना, जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, कितनी क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, ग्रेजुएशन डिग्री, है ना, यूनिवर्सिटी। आपने अगर किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरा पूरा एलिजिबल है, तो भर दीजिए इस फॉर्म को। फॉर्म भरने की आखिरी डेट क्या रहेगी, कब से शुरू हुआ है फॉर्म फिलिंग, तो फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू हो गई है, फॉर्म फिल आपका शुरू हो गया है और फॉर्म फिल करने के लिए जो आपकी आखिरी डेट है वो आपकी रहेगी लास्ट डेट। लास्ट डेट आप लोगों की रहने वाली है क्या, लास्ट डेट हमारी रहने वाली है 12 जनवरी, मतलब 12 जनवरी तक आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक होता है क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट होती है कि मैम हमारी एज लिमिट कब तक काउंट होगी, हम कब तक देखें कि हम 33 इयर्स के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो एज लिमिट जो है वो आपकी क्रूशियल, वो है आपकी किस बेसिस पे, वो है आपकी इसी डेट के बेसिस पे। यानी कि अगर मुझे ये देखना है कि मेरी डिग्री आ गई है तो मुझे 12 जनवरी के हिसाब से देखना है। मैं ग्रेजुएट हूं, 12 जनवरी के हिसाब से चेक करेंगे। आपकी एज 33 से ऊपर नहीं जा रही है, 12 जनवरी के हिसाब से चेक करोगे, तो ये है आपकी क्रूशियल डेट। इसके बेसिस पे आपको जो है चेक करना है। अब अब इसके साथ साथ एक और बड़ी जानकारी जो है वो ये कि पेपर कैसा आएगा। पेपर में 3 लेयर होंगी दोनों के लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, दोनों पोस्ट के लिए आपको पेपर 1,
पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3, ये तीनों में आपको अपीयर करना पड़ेगा। पेपर 1 और पेपर 2 आपके क्या है, जीएस है, आपकी इंग्लिश है, आपकी रीजनिंग है, आपकी क्वांट है, आपका जो है जनरल स्टडीज हैं और बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं आपके। लेकिन पेपर 3 जो है ये है आपका डिस्क्रिप्टिव। पेपर 3 क्या है, पेपर 3 जो है वो आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 1 क्वालिफाई करोगे पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा, पेपर 2 क्वालिफाई करोगे पेपर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा, और तीनों क्वालिफाई करोगे तो फिर आपको आना पड़ेगा दो अलग स्टेजेस में, यानी कि जो पेपर 3 क्वालिफाई ये तीनों स्टेजेस क्लियर कर लेंगे तो जो एसओ वाली पोस्ट है उसमें आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा, उसमें आपका क्या करवाया जाएगा, इंटरव्यू करवाया जाएगा। और जो एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, ये तीनों करने के बाद आपका होगा सीपीटी। मैम ये सीपीटी क्या होता है, ये होता है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके इंटरव्यू के आपके 100 नंबर अलग से है, और सीपीटी जो है वो आपका क्या है, वो क्वालिफाइंग है, इसमें कोई नंबर नहीं आपके जुड़ने वाले हैं, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना है। तो जो कंप्यूटर के बेसिक चीजें होती है, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, ये सारी चीजों में आपको जो है थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या ठीक ठाक आना चाहिए, क्योंकि पोस्ट आपकी अच्छे लेवल की है, राइट। तो ये बेसिक जानकारी है। अब ये जो सेशन आपका है, ये कल से जो है इसका टाइम भी चेंज होगा, 2 बजे शायद ये क्लास होगी, लेकिन फिलहाल के लिए अब आगे बढ़ते और देखते कि क्या चीजें हैं आपकी इस एग्जाम में पूछी जाने वाली। तो सिलेबस मैंने अभी अभी एक सेशन करा है, और उस सेशन के एंड में हमने जो है पीडीएफ भी लगा दी है, ताकि आप अपने सिलेबस को डिटेल में देख सके। बाकी कल मैं आपके सामने सिलेबस वाला जो है सेशन भी लेकर आ जाऊंगी। फिलहाल अगर शुरू किया जाए तो आज शुरू करेंगे, मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो इस लेवल के होने वाले। तो ज्यादा लंबा ये सेशन मैं आज नहीं करूंगी, कल से प्रॉपर आपकी क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो अब नेगेटिव नंबर पूरे पूरे हैं। नेगेटिव, अगर कोई ये पूछ रहा है कि मैम नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, हाँ जी, पूरी प्रॉपर आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.33। आपका पेपर 1 पेपर 2 में जिसको भी ये डाउट हो रहा है, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2 में आपका एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, ठीक है, और इसके साथ साथ माइनस नेगेटिव मार्किंग 0.33 की है आपकी। 0.33 मार्क आपका कट जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। अगर आपने सही आंसर किया तो 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने गलत आंसर किया तो आपको 0.33 नंबर कट जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कोई और डाउट बचा है आप लोगों का, कुछ बचा भी है तो आप सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सारे डाउट्स आपके ले लूंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के देखेंगे थोड़ा सा मैं आपको रीजनिंग जो है डिस्कस कराती हूँ। आपको रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है क्या नहीं है, ये कल मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी इस चीज को। फिलहाल आज कुछ क्वेश्चन देखे जाए रीजनिंग के कि किस लेवल पे आपका पेपर आने वाला है। मैं आपको इसका जो इससे पहले एक बार पेपर हो चुका है वो पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन आज नहीं, वो हम कल करेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन जरा देखिए उस क्या होते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आता है सिलोजिज्म का, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। बताइए। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, आप आज मैं आप लोगों का आज आज या कल में एक सेशन लेके आने वाली हूं, जिसमें आपको डिटेल सिलेबस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में आपके क्या क्या है, ठीक है। तो परेशान मत होइए। चलो ये क्वेश्चन जरा देखो, आप लोगों को अगर आता है सॉल्व करना तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम पेपर में मैथ्स आएगी नहीं आएगी, पूरी प्रॉपर आपकी मैथ्स है, 25-20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने वाले अच्छे खासे, ठीक है। और अगर ग्रुप बी पोस्ट आपको चाहिए तो मैथ तो पूछना बनता है, मैथ पूछनी भी चाहिए, अगर नहीं होती तो हमको बुरा लगता है कि मैथ्स क्यों नहीं पूछ रहे, पूछनी चाहिए, है ना। ग्रुप बी पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। हाँ, एकदम आप गैजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे तो इससे बढ़िया और क्या बात चाहिए, राइट। चलिए, चलो डिस्कस करते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है,
बहुत सिंपल सी बात आपसे कही जा रही है कि सारी की सारी बॉटल चेयर है, तो सारी की सारी बॉटल चेयर है, इनको चेयर बना दो। सारी की सारी बॉटल चेयर है, चेयर बना दीजिए। सम चेयर्स आर ग्लासेस, कुछ चेयर ग्लास हैं, कुछ चेयर क्या है, कुछ चेयर ग्लास हैं। सम कप्स आर ग्लासेस, और कुछ कप क्या है, वो ग्लासेस है, तो कुछ कप को ग्लास बना दीजिए। अब आपसे आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कंक्लूजन निष्कर्ष पूछा गया है, कह रहा है कि क्या कुछ कप चेयर है, सम कप्स आर चेयर, तो कुछ कप चेयर है क्या, तो देखो कुछ कप चेयर है क्या, ये आपके कप है, ये आपकी चेयर है। कप और चेयर साथ में हो सकते हैं, एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो है आपको यहाँ पे ये कह देना कि चेयर और कप साथ में होंगे कहना गलत हो जाएगा। हाँ, हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, होंगे कहना गलत, तो पहला रॉन्ग है। दूसरे पे आइए, सम ग्लासेस आर बॉटल, कुछ ग्लास बॉटल हैं, तो कुछ ग्लास बॉटल हैं, ऐसा भी आपका हो सकता है, क्योंकि ग्लास ये है और बॉटल ये है, ये मिलाए जा सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन फिलहाल के लिए 100% तौर पे ये हो जाएगा गलत। अगला, सम बॉटल्स आर कप, कुछ बॉटल कप हैं, तो कुछ बॉटल के कप होने की संभावना है, कुछ बॉटल के कप होने की संभावना है, लेकिन कुछ बॉटल कप होंगे कहना गलत हो जाएगा, तो नन फॉलो, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, नन फॉलोज, यानी कि तीनों के तीनों आपके रॉन्ग जो है कंक्लूजन्स हैं, तीनों गलत हैं, तीनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। अगले सवाल पे बढ़ेंगे, और अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, किससे रिलेटेड, इन सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि आपका जो रीजनिंग का हिस्सा है ना, उसमें ज्यादा वेटेज होगा आपके इस पेपर में, ठीक है, ओके। तो जो रीजनिंग आपकी है, रीजनिंग आपकी होने वाली है ज्यादा नंबर की, और रीजनिंग ज्यादा नंबर की ऐसे है क्योंकि दो टॉपिक आपके डिफाइन हुए हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके अंदर प्रॉपर रीजनिंग है आपकी, साथ में एक और टॉपिक आपका डिफाइन हुआ है, जनरल मेंटल एबिलिटी। और ये दोनों जो हैं, इसमें मैं एक बार आपको कंफर्म भी कर दूं, जो मैं बात कह रही हूं, मैं एक बार आपको कंफर्म भी कर देती हूं कि एग्जैक्ट कितने नंबर की आपकी रीजनिंग आ रही है इस एग्जाम में, ताकि आपको ये पता चल जाए कि रीजनिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस पेपर को लेकर। जी। जी राज रॉय, सिटिंग अरेंजमेंट भी आपका मेंटल एबिलिटी में आएगा, ठीक है। चलो बताइए क्या हो सकता है आंसर यहाँ पे, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 6 लड़कियां हैं एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठी हैं, ठीक है, बैठाना है हमको, इनको बैठा देंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो सबसे पहली बात, जब आपको सीटिंग अरेंजमेंट में बनाना होता है तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं आप, सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट बनाते हैं। 6 गर्ल्स है तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लड़कियां हो गई, सबके सब कहाँ फेस करके बैठे, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे। अब क्या किया जाए, जब सेंटर की तरफ फेस करके बैठते तो आपको पता है कि राइट जो हमारा नेचुरल राइट होता है उधर चलेगा, लेफ्ट जो आपका नेचुरल लेफ्ट होता है उधर चलेगा, तो राइट और लेफ्ट आपके सेम रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि एस सिट्स, सबसे पहली बात कही जा रही है कि एस जो है वो आर के बाएं से तीसरे नंबर पे बैठा है। एस सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, तो एस कहां पे बैठा, आर के तीसरे लेफ्ट में एस बैठा हुआ है। अगर मैंने यहां पे आर को रखा, इस आर के लिए लेफ्ट कैसे जाएगा, जैसे घड़ी चलती है, जैसे क्लॉक चलती है, तो आर के तीसरे लेफ्ट में एस को कैसे बैठाएंगे, आर का पहला लेफ्ट ये है, दूसरा लेफ्ट ये है, और तीसरा लेफ्ट ये है, तो आर के तीसरे लेफ्ट में आपको एस को बैठा देना है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि पी जो है वो आर के ठीक दाएं बैठता है, जो P है वो R के ठीक दाएं मतलब इमीडिएट राइट। अगर मैंने R को यहां रखा है तो R के ठीक दाएं यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका P आ जाएगा, तो R के जस्ट राइट में, इमीडिएट राइट में, ठीक दाएं में R बैठा है, और D के ठीक बाएं बैठा है। किसके बारे में बात हुई है, ये पूरी जो जानकारी आपकी है ये P के बारे में है। क्या कहा जा रहा है आपसे कि जो P है वो R के तो ठीक दाएं बैठा है, और यही P जो है वो D के ठीक बाएं बैठा है, और यही P D के कहां बैठा है, ठीक जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ठीक बाएं यानी कि जस्ट लेफ्ट में बैठा हुआ है। इतना करने के बाद आपसे कहा जा रहा है कि
जो m है सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ r, और जो m है वो r के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, तो r का इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे m को रख दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि k सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ s, और जो k है वो s के जस्ट राइट में बैठता है। अगर s यहाँ पे है तो s का जस्ट राइट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा आपके पास। और लास्ट में आपसे कहा जा रहा है कि यही k जो आपके इमीडिएट राइट में है एस के, एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, यही के जो है वो एस के तो इमीडिएट राइट में है और एम के इमीडिएट लेफ्ट में हमने पहले ही बना दिया है, उसको और देखने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा अरेंजमेंट आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ के एंड डी। तो के और डी का इमीडिएट यानी कि के और डी दोनों का नेबर कौन है, पड़ोसी कौन है। तो आपको दिख रहा है के यहाँ पे, आपको दिख रहा है डी यहाँ पे, इनका इमीडिएट नेबर कौन है, दोनों का एस है, दोनों के बीच बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है। आंसर क्या लगाओगे, आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एस मेरा करेक्ट रिस्पॉन्स होना यहाँ पे चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आइए, और अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है ये इसको बनाइए। यहाँ पे किया गया दिया गया आपको स्लेन का कोड है ये, डेंट का कोड है ये, आपको क्यूबॉइड का कोड बताना है। तो SLAIN स्लेन का कोड आपको मिला हुआ है क्या, P, ये मिला हुआ है K, ये मिला है C, ये मिला है N और ये मिला है AU। इसी तरीके से डेंट का आपको कोड दे रखा है, ये बताइए। जी, आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए किस तरीके से सही है वो समझते हैं। देखो, आपको जब ये क्वेश्चन दिया गया, देखो जनरली कोडिंग के क्वेश्चन में हमें या तो देख के समझ में आ जाता है, अगर देख के समझ में नहीं आया तो क्या करते हैं, तो फिर हम सिंपल इसकी प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। जब आप प्लेस वैल्यू लिखोगे तो आपको पता है इसकी प्लेस वैल्यू 19 है, एल की 12 है, ए की 1 है और आई की 9 है, एन की 14 है। यहाँ पे पी की कितनी 16, के की 11, सी की 3, एन की 14 और यू की 21। ये 14 से 16 पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +2। ठीक है, 9 से 11 पे जाएगा +2 हो जाएगा, ए से सी पे जाएगा +2 हो जाएगा, 12 से 14 पे जाएगा +2 हो जाएगा, 19 से 21 पे जाएगा +2। तो हो क्या रहा है, पैटर्न क्या आपका +2 +2 +2। लेकिन पैटर्न चल कैसे रहा है, पैटर्न चल रहा है आपका रिवर्स में तो इस तरह की कोडिंग को क्या कहा जाता है, रिवर्स लेटर कोडिंग कहा जाता है। यहाँ पे मुझे क्यूबॉइड का आंसर निकालना है, तो क्यूबॉइड में सबसे पहला आप जो लॉजिक लगाएंगे डी में लगाएंगे। डी में +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। आई में +2 करेंगे के आएगा, ओ में +2 करेंगे क्यू आएगा, बी में +2 करेंगे डी आएगा और यू में +2 करेंगे आप तो डब्ल्यू आएगा। एफ के क्यू डी डब्ल्यू, एफ के क्यू डी डब्ल्यू ये बन रहा है मेरा आंसर, यहाँ पे गलत हो जाएगा, एफ के क्यू डी डब्ल्यू यहाँ पे नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है क्या, अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, चलो पहले ये बनाओ, इसके बाद डिस्कस करेंगे अगला सवाल। स्टार्ट
हम्म, बोलो। क्या होगा, कैसे होगा? चलिए एक बार देखो जरा। ऑल डॉग्स आर कैट, सारे के सारे डॉग क्या है, कैट है। तो सारे के सारे डॉग को कहां रखेंगे, कैट के अंदर रखेंगे। सारे के सारे डॉग क्या है, कैट है। सम कैट्स आर रैट, और कुछ कैट क्या है, कुछ कैट जो है वो रैट है, और कुछ कैट क्या है, आपकी रैट है। ऑल रैट्स आर बैट, और सारे के सारे रैट, सारे के सारे रैट क्या है, सारे के सारे रैट जो है वो बैट है। ये आपने ऐसे बनाया। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, सम बैट्स आर डॉग, कुछ बैट जो है वो डॉग है। देखो ये है सारे के सारे आपके बैट, और ये है आपके सारे के सारे क्या, डॉग्स, ये है डॉग्स। तो बैट और डॉग मिलाए जा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है, लेकिन 100% मिलेंगे ये कहना आपका गलत हो जाता है। देन सम रैट्स आर डॉग, कुछ रैट डॉग है, ये बात भी गलत। क्यों? क्योंकि रैट आपके सारे के सारे ये है, और डॉग आपके सारे के सारे ये है। तो रैट और डॉग मिलाए जा सकते हैं, लेकिन मिलेंगे 100% कहना हमारे लिए संभव नहीं है, इसको हटाएंगे। सम बैट्स और कैट, कुछ बैट जो है वो कैट है। तो कुछ बैट कैट है क्या, तो ये है आपके सारे के सारे बैट। तो कुछ बैट के कैट होने की संभावना नहीं, बिल्कुल 100% है, क्योंकि ये एरिया क्या है, ये कैट का एरिया भी है, ये रैट का एरिया भी है, ये बैट का एरिया भी है। तो कुछ बैट रैट हैं, कुछ बैट कैट हैं, कुछ कैट रैट हैं, और कुछ कैट भी बैट हैं। तो ये आपकी तीसरी वाली कंफर्मेशन हो जाती है। आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर इसका बनेगा ओनली थर्ड फॉलो, केवल और केवल तीसरा फॉलो करेगा। अगले सवाल पे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है कुछ इस प्रकार से। चलिए ये बनाइए। यहाँ पे दिया गया है आपको सीटिंग अरेंजमेंट। कौन सा वाला सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 लोग हैं, 7 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ये उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की तरफ फेस करके एक लाइन में बैठे हुए हैं, और बाकी सारी जानकारी आपके सामने है। और उससे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि उस व्यक्ति को ढूंढिए जो पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा हुआ है। 7 लोगों को बैठाएंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हो गए। सबके सब जब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो सबका राइट चलेगा कैसे, जैसे हमारा नेचुरल राइट है, इस तरफ राइट है। सबका लेफ्ट कैसे चलेगा, सबका लेफ्ट ऐसे चलेगा। इस वाले किनारे को क्या कहते हैं, इसको हम एक्सट्रीम राइट कहते हैं। और इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट कहते हैं। यानी कि ये आपका दायां किनारा है, और ये आपका क्या है, बायां किनारा है। ठीक है। इसने पूछा क्या है कि दाएं छोर पे, यानी कि यहां बैठने वाला व्यक्ति कौन है, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर, कि यहाँ पे सबसे राइट साइड पे बैठने वाला व्यक्ति कौन है, ये बताइए। ध्यान से सॉल्व करो। अभी आप लोगों ने पूछा था कि मैम क्वांट आएगी क्या, हमारे इस पेपर में क्वांट आपकी आएगी बेटा जी। और आपकी क्वांट जो है वो आपकी 25 क्वेश्चन आपके क्वांट के हैं, जिसमें जिसमें मेजर एम्फेसिस जो दिया गया नंबर सिस्टम को दिया गया है। आज ना शाम को मैं आप लोगों का आज डिटेल सिलेबस कर रही हूँ। ठीक है। उसमें आप लोग जो है अच्छे से समझ लेना। आंसर आने लगे हैं, और ये जब इस स्पीड में आप लोग आंसर करते हैं, इससे पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है।
जी क्या बनाओगे, देखो जरा समझो इसको। देखो यहाँ सॉल्व करते हैं। अब दिया गया आपको कि ये 7 लोग हैं और नॉर्थ फेसिंग बैठे हुए हैं। सबसे पहली जानकारी इसमें क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, सबका राइट किधर जाएगा, सबका राइट जाएगा आपका इस तरफ पे और सबका लेफ्ट जाएगा आपका इस तरफ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। ये होने के बाद अब क्या करें, ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि ई के बाईं तरफ, ई के बाईं तरफ केवल 2 लोग बैठे हैं। अब बाया किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, बाईं तरफ केवल 2 लोग बैठे हैं। यहां पे बनाओगे ई को, ताकि ई के बाईं तरफ केवल और केवल 2 लोग बैठे हुए दिखाई देंगे आपको। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि ई जो एफ है वो ई के ठीक दाईं तरफ बैठा है। ई के ठीक दाईं तरफ, यानी कि ठीक दाईं तरफ यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे एफ बैठा हुआ है। उसके बाद कहा जा रहा है सी बी के ठीक बाईं और बैठा है। जहां पर भी बी होगा, बी के ठीक बाईं और यहाँ पे कौन बैठेगा, सी बैठेगा। अभी हम बैठा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकल कर आ जाएंगी। डी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ना तो यहाँ पे डी आएगा ना यहाँ पर डी आएगा। जी पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर बैठा है, जी जो है वो पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर बैठा है, यानी कि यहाँ पे जी को बैठाएंगे। उसके बाद आपसे क्या कहा गया है, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि पंक्ति के ठीक मध्य में रखे गए व्यक्ति को ना तो ए है और ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है। नीदर ए नॉट डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन पर्सन प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। तो मिडल रो क्या है, मिडल रो है, मिडल आपका रो का क्या है, ये है, मतलब बीचों बीच, लाइन के बीचों बीच की बात हो रही है ना, तो वो क्या है, वो एफ है। यहाँ पे 3 लोग, यहाँ पे 3 लोग। कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ना तो ए और ना ही डी इमीडिएट नेबर है किसका, उस इंसान का जो मिडल में बैठा है। तो मिडल में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, एफ है। इसका नेबर जो है ना तो ए होगा ना डी होगा, इसका मतलब आप डी को यहां पर भी नहीं रख पाएंगे। उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, उसके बाद आपसे कहा गया है जी सिट्स। मेरे ख्याल से सारी जानकारी हमने कर ली है प्रॉपर। ओनली 2 पीपल लेफ्ट ऑफ ई, एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ये भी हो गया है। सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, डी इज नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, जी सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट, नीदर ए, ठीक है, सब हो गया। अब ये बचा है, इसको प्लेस कर दो। अब इसको प्लेस कैसे करोगे, देखो अगर आपने इसको यहां पे प्लेस करा, कैसे, अगर मैंने इसको यहां पे रखा ऐसे बी और यहां पे मैंने रखा क्या, सी, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो डी यहां नहीं आएगा, तो डी को यहां रख दोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ करने का आपने सोचा, अगर इसके अलावा हम करने का सोचेंगे, नीदर ए नॉट डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द मिडल पर्सन, ठीक है। हाँ, तो यहां तक तो बात सही चल रही है। हम यहाँ पे, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाएगी, देखो आपने जी को रखा, आपने डी को रखा, आपने ई को रखा, आपने एफ को रखा, आपने सी को रखा, आपने बी को रखा। हमसे कहा गया था कि मिडल पोजीशन जो है जिसपे कि एफ बैठा है, इसका नेबर ना तो ए हो पाएगा और ना ही इसका पड़ोसी डी हो पाएगा। तो ना तो यहाँ पे ए बैठ पाएगा और ना ही यहाँ पे आपका डी बैठ पाएगा, तो यहाँ पे ए भी नहीं आएगा आपका। इसका मतलब अब अगर मैंने ऐसे लिखा तो ए को तो यही आना पड़ेगा, तो ये गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ कहाँ से करना शुरू हुए हम, गड़बड़ कहाँ हुई थी, गड़बड़ यहाँ हुई थी कि 1 2 3 4 5 6 7। इसमें गड़बड़ जो हुई थी वो आपकी कहाँ से हुई थी मैं बताती हूँ। हमारे पास यहाँ पे ई आएगा, ये पहले से कंफर्म था, एफ आएगा, ये कंफर्म था, जी आएगा, ये कंफर्म था। यहाँ पे आप डी को नहीं लिख सकते, ये बताया हुआ है। यहाँ पे आप ए को नहीं लिख पाएंगे और यहाँ पे आप डी को भी नहीं लिख पाएंगे। अब गड़बड़ यहाँ से हुई है। अब क्या करो, इस गड़बड़ को चेंज करो, यहाँ बी लिखो, यहाँ सी लिखो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ये है आपका कंफर्म अरेंजमेंट, ये बनेगा आपका एग्जैक्ट कंफर्म अरेंजमेंट। जिससे क्या, जिससे आपकी सारी की सारी कंडीशन वैलिडेट हो पाएंगी, सही हो पाएंगी। क्लियर हो रही बात। अब जब ये बात आपको समझ में आ गई है, तो इसने क्वेश्चन ये पूछा था कि आपके एक्सट्रीम दाएं साइड पे कौन बैठा है। तो एक्सट्रीम दाएं साइड पे बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, ये है आपका ए। एक्सट्रीम दाएं पे कौन बैठा है, ए बैठा है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, मेरा आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ए। क्या ये बात क्लियर है, सबको समझ में आया। आंसर क्या होगा, कौन बैठा है दाईं तरफ, सबसे दाएं किनारे पे, सबसे दाएं किनारे पे बैठा हुआ व्यक्ति है आपका ए। तो आंसर भी हमारा क्या लगेगा, आंसर भी हमारा लगेगा ए। यानी कि चौथा ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट रिस्पॉन्स। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है सबको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि होगा आपका क्या, जो कि होगा आपका एक होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जरा एक बार सॉल्यूशन आप मुझे निकाल के बताएंगे। ये आपका आज होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। ये हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे है। अब ये इतनी बड़ी वैकेंसी है और समय आपके पास बहुत कम। पेपर 1 हो रहा है कब, पेपर 1 जो है वो आपका हो रहा है फरवरी में। और अगर पेपर 1 मेरा फरवरी में हो रहा है तो मेरे पास केवल दिसंबर है, मेरे पास केवल जनवरी है। और पेपर 1 के साथ साथ उसी
डेट पे, सेम डेट पे आपका पेपर 2 होने की भी संभावना है, चांसेस पूरे पूरे हैं। तो तैयारी बहुत तगड़े तरीके से करनी है और इस जॉब को आपको ग्रैब करना है, ठीक है। अब आगे अगर मैं बढ़ूं तो तैयारी कैसे करें मैम, इतने कम समय में कैसे तैयारी हो पाएगी? इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, इसमें मत डाउट रखना कि पढ़ने के लिए क्या है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तन्वी पूछ रही कि मैम क्या ये क्लास डेली होगी? हाँ जी तन्वी, ये क्लास आपकी डेली होगी। और जो बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह की तैयारी के लिए, बैच आप लोग ज्वाइन करेंगे CSIR सेक्शन एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। आपका जो बैच है फॉर पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, तीनों के लिए जो है हमने पेपर 1, 2 एंड 3 ठीक है। ठीक है। अब मैंने आपको देखो आज स्टार्टिंग में बोला कि आज का हमारा ये सेशन इस तरीके से नहीं है कि आज मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। आज एक हमने जनरल सी चीजों को सोचा और कंफर्म किया है कि भाई ये पेपर की डिटेल्स है, ये चीजें आपकी जो है एग्जाम में आने वाली है। एक टाइम और नोट कर लो, एक टाइम और नोट कर लो। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं मैम टाइमिंग ऑफ द क्लास क्या रहेगा, एक टाइम नोट कर लो। आज ना मेरी एक क्लास आप लोगों के साथ होने वाली 7:45 पे, 7:45 PM पे मेरी आपकी एक क्लास होने वाली। इसमें ना मैं आपके साथ डिटेल सिलेबस करने वाली हूँ। इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें मैं आप लोगों के साथ डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार डिटेल सिलेबस आप अच्छे से देख लेना और इसी वाले में ना, इसी सेशन में मैं आपको अपनी जो हमारी फ्री क्लासेस होंगी उसके बारे में पूरी टाइमिंग आपके साथ क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और इससे पहले अभी 2:45 पे मैंने आपका एक सेशन करा है और इस 2:45 वाले सेशन को देख लेना। जितने भी स्टूडेंट अभी कंफ्यूज है कि मैम हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, वो बेसिक सी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। तो प्लीज एक बार जरा उसको चेकआउट जरूर कर लीजिए 2:45 और आज 7:45 वाले सेशन में मेरे साथ सबके सब जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ 9 PM वाली क्लास तो रेगुलर है, वो होगी होगी। अच्छा बैच आप लोगों को निकाल दिया गया है और मैं तो यही बोलूंगी कि इसको अगर हम छोड़ेंगे तो इस इतनी बड़ी वैकेंसी को अगर हम छोड़ेंगे, वैकेंसी बड़ी पता है कैसे, वैकेंसी बड़ी इस प्रकार से है कि ये वैकेंसी आपकी जो है कहीं ना कहीं इतने बड़े लेवल पे है कि आपका जो प्रोफाइल है ग्रुप बी पोस्ट है ना, 1,51,000 तक सैलरी जाएगी। तो भाई थोड़ा मेहनत कर लो और अपनी जिंदगी जो है वो बढ़िया से इस एग्जाम को निकालते ही बस फिर लाइफ में ऐश ही ऐश है, फिर कुछ है नहीं, टेंशन है ना। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाओ, यहाँ पे एसएससी पे जाओ, एसएससी पे जाके क्या करेंगे, एसएससी पे जाके आएंगे सीएसआईआर पे। और सीएसआईआर पे देखो हम इतने विजिलेंट है आप लोगों के लिए कि जैसे ही आपकी वैकेंसी आई वैसे ही आप लोगों के लिए बेस्ट क्या हो सकता है वो हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया पूरी की पूरी टीम ने। और ये बैच आपके सामने है और ये बैच इसीलिए क्योंकि हमें पता है समय नहीं है बहुत ज्यादा बच्चों के पास। अभी कल परसों 8 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया है, 8 दिसंबर को इसकी फॉर्म फिलिंग भी शुरू कर दी गई है। तो उसको ध्यान में रख के ये आपका बैच निकाल दिया गया है। बैच की सारी जानकारी आपके सामने है, आपको पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों की तैयारी कराई जाएगी। सबसे बड़ी जानकारी तो ये है कि मैम तीनों की तैयारी होगी क्या, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव तक की पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी आपके इस बैच में। रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, स्ट्रेटेजी सेशंस भी आपके कराए जाएंगे कि कैसे इस पेपर को आप तैयार करोगे। सारे फैकल्टी का प्रोफाइल आपके सामने लिखा हुआ है, कौन कौन पढ़ाने वाला है। स्टडी प्लान पे जाओ और स्टडी प्लान यहाँ पे आपका अपडेट कर दिया जाएगा। पेपर 1 में क्या आएगा वो सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है, पेपर 2 में क्या आएगा सब बता रखा है, पेपर 3 में क्या आने वाला है सब बता रखा है, हर एक चीज यहाँ पे बता रखी है। सीधे जाके कर लो क्या, बाय नाउ। मतलब लेट, इसमें आपको लेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। तुरंत अपने सेशंस के अपने बैच से जुड़ के अपनी तैयारी करना शुरू कर दो, वरना फिर बाद में वो हो जाएगा कि मैम अब क्या करें और अब क्या करें। तो Y651 ये मेरा डिस्काउंट कोड है, इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके जो है आप अपने इस बैच में जुड़ सकते हैं और बैच में जुड़ के अपनी बढ़िया से तैयारी करके इस पेपर को निकाल सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कल मिलेंगे अपनी इस क्लास में और कल की क्लास आपकी इसी टाइम पे होने वाली है या अलग टाइम पे होगी तो मैं कल आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूंगी। लेकिन आज 7:45 पे, आज आपका 7:45 पे सेशन है, उस सेशन में आप सब लोग आ जाइए। ये सेशन आप लोगों के लिए सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसमें एक बार जरूर सब लोग आ जाएं और वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी आपके डिटेल सिलेबस का वो जरूर आप लोगों को देख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड गाइस 9 बजे मेरी फ्री क्लास होती है, उस 9 बजे की क्लास में आप सब लोग आते ही हैं तो वहां पे मिलेंगे। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।